ओके, तो आज हम करेंगे लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई का मतलब क्या हुआ? पूर्ति का नियम। ठीक है, इसका मतलब क्या है? अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अगर हम कह रहे हैं कि बाकी सब बातें, अन्य बातें समान रहने पर अगर किसी वस्तु की कीमत तथा उसकी पूर्ति में धनात्मक संबंध है, मीन्स इफ देयर इज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ अ गुड एंड इट्स क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, आप मैं बुक में से आप देख के पढ़ लेना। अभी ये एक मैं हिंदी वाली बुक में से अभी वीडियो बना रही हूँ। इंग्लिश वाली मैं PDF भेज दूँगी, इंग्लिश वाली बुक का, या फिर आपके पास जिसके पास बुक है वो बुक में से पढ़ लेना। वीडियो में मैं दोनों लैंग्वेज यूज़ करूँगी, हिंदी एंड इंग्लिश। तो ये कह रहे हैं लॉ ऑफ सप्लाई मीन्स अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, यानी कि अन्य बातें समान रहने पर इफ़ देयर इज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ अ गुड एंड इट्स क्वांटिटी सप्लाइड, मतलब उसी गुड की क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, यानी कि कीमत और उसकी पूर्ति में धनात्मक संबंध है, तो हम बोलेंगे उसे क्या कहते हैं? पूर्ति का नियम, दैट इज लॉ ऑफ सप्लाई। पॉजिटिव रिलेशन का मतलब क्या है कि अगर प्राइस बढ़ेंगे, अगर प्राइस इंक्रीज होंगे तो क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज होगी। प्राइस डिक्रीज होंगे तो क्वांटिटी सप्लाइड भी डिक्रीज होगी। ठीक है, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में चलेंगे। प्राइस इंक्रीज तो क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज, डिक्रीज तो डिक्रीज। तो ये हो गया आपका लॉ ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन। अब आएगी इसकी एक्सप्लेनेशन यूजिंग अ टेबल। अब हम तालिका का यूज़ करके, टेबल का यूज़ करके कैसे दिखाओगे? यहाँ ले लिया आपने प्राइस यानी कीमत, यहाँ ले लिया आपने पूर्ति, इकाइयाँ मतलब यूनिट्स। ठीक है, यहाँ पर हो गया आपका सप्लाई, यूनिट्स, क्वांटिटी सप्लाइड। अब यहाँ 10, ये देखो प्राइस इंक्रीज हो रहा है 10 to 11, 11 to 12, और यहाँ पे प्राइस कीमत यानी वो पूर्ति की मात्रा यानी कि क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज हो रही है 100 to 200, 200 to 300, मतलब प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तो क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है, सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है। अब इसका डायग्राम बनाओगे तो हम कहेंगे पहले क्या था? इतने प्राइस पर इतनी क्वांटिटी। अब कह रहे हैं प्राइस बढ़ने पर, यानी कि प्राइस में इंक्रीज होने पर क्वांटिटी भी इंक्रीज हो गई, तो यानी कि प्राइस बढ़ने पर क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज हो गई। देयरफॉर डायग्राम कैसा बनेगा? अपवर्ड स्लोपिंग, यानी कि नीचे से ऊपर। क्योंकि इन दोनों के बीच में कैसे रिलेशन है? सीधा संबंध है, यानी कि डायरेक्ट रिलेशन है। ओके, अब इसकी मान्यताएं यानी कि अजम्पशंस, वही उत्पादन के कारकों की पूर्ति तथा कीमत में किए कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि देयर इज नो चेंज इन द प्राइजेज ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अगर जैसे इनपुट्स कह सकते हो इसको, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब इनपुट्स, कि जिन रॉ मटेरियल्स हो गया या फिर इलेक्ट्रिसिटी या कुछ भी है, लेबर्स की इनकम, उनमें कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट है देयर इज़ नो चेंज इन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, मतलब तकनीक में कोई भी चेंज नहीं होगा, उत्पादन की तकनीक में। ठीक है, देयर इज़ नो चेंज इन द गोल ऑफ अ फर्म के उद्देश्य में कोई चेंज नहीं होगा। देयर इज़ नो चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, संबंधित वस्तुओं की कीमतों में कोई चेंज नहीं होगा। प्रोड्यूसर डू नॉट एक्सपेक्ट चेंज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इन द नियर फ्यूचर, कि प्रोड्यूसर की कोई भी एक्सपेक्टेशन में चेंज यानी कि उत्पादक भविष्य में वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने की संभावना नहीं करते हैं, मतलब कोई भी उन्हें संभावना नहीं है प्राइस में, कीमतों में चेंज होने की, तो इसलिए नो एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, ये हो गया आपका एजम्पशंस। अब ये कह रहे हैं एक्सेप्शंस क्या है? एक्सेप्शंस मीन्स कि अपवाद, जहाँ पर ये लॉ ऑफ सप्लाई फेल हो जाता है। फर्स्ट ये कह रहे हैं लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट अप्लाई स्ट्रिक्टली टू एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स whose supply is governed by natural factors. If due to natural calamities there is fall of the in production of wheat, then its supply will not increase however higher its price may be. ये कह रहे हैं मान लीजिए कि जो लॉ ऑफ सप्लाई है वो कहाँ पर नहीं चलता? एग्रीकल्चर, जो कृषि वाले वस्तु होती हैं, कृषि उत्पादितता होती है, उत्पादित वस्तुएं होती हैं, उसमें क्या कह रहे हैं ये कि वहाँ पर नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? कि मान लीजिए कि कोई फ्लड आ गई, ठीक है, फ्लड आ गई मतलब बाढ़ आ गई, या उनकी फसलें ड्राउट यानी कि पानी की कमी हो गई, कुछ भी है, कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर होता है, नेचुरल कैलेमिटी होती है, और उसकी वजह से फसलें ख़राब हो जाती हैं, तो उससे क्या होगा? चाहे आप उनको कितना भी ज़्यादा प्राइस दे दो, आप उनको कितना भी प्राइस दो, बट उनके पास अगर फसलें ही नहीं होंगी तो वो ज़्यादा सप्लाई नहीं कर पाएंगे। उनकी अगर
फसलें ही ख़राब हो गई, अगर उनके पास पानी ही नहीं है या इतना पानी हो गया कि उनकी सारी फसलें ख़राब हो गई, तो वो एकदम से तो उन्होंने सप्लाई इंक्रीज़ कर देंगे। एकदम से कैसे उनको बोले आप 1 महीने मुझे उगा के दे दो, वीट उगा दो या कुछ भी है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो ये कह रहे हैं चाहे कितना भी हाई प्राइस हो जाए, अगर कोई नेचुरल कैलामिटी आती है तो एक जो फार्मर है, किसान है, वो सप्लाई इंक्रीज़ नहीं कर सकता। तो यानी कि जो हमने कहा था कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, प्राइस इंक्रीज तो सप्लाई इंक्रीज, ये यहाँ पर फेल हो जाएगा। प्राइस इंक्रीज करने के बावजूद भी सप्लाई इंक्रीज नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट है सप्लाई ऑफ द गुड हैविंग सोशल डिस्टिंक्शन विल रिमेन लिमिटेड इवन इफ द प्राइस टेंड्स टू राइज। ये कह रहा है जो सप्लाई ऑफ गुड्स हैविंग सोशल डिस्टिंक्शन मीन्स सामाजिक प्रतिष्ठा की वस्तुएं। इसमें क्या कह रहे हैं सामाजिक प्रतिष्ठा की वस्तुओं में, कि जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं कोई एंटीक आइटम है, वो एंटीक क्यों बनी है, क्योंकि वो कह लो पूरा उसकी एक लिमिटेड एडिशन है। लिमिटेड एडिशन मतलब कि उसकी सप्लाई सिर्फ लिमिटेड की गई है, उसको एक अनोखा वस्तु बनाने के, अनोखी वस्तु बनाने के लिए। अगर उसकी हम सप्लाई बहुत ज़्यादा कर देंगे तो वो तो ख़त्म हो जाएगा उसका यूनिकनेस। वो एंटीक का क्यों रही फिर वो। हम कहते हैं ना लिमिटेड आइटम है, कुछ ऐसी आइटम्स होती हैं जो लिमिटेड होती हैं। क्यों लिमिटेड होती है, उनको एंटीक बनाने के लिए, यानी कि कुछ सामाजिक प्रतिष्ठा, मतलब उसको हम कह रहे हैं कि प्रतिष्ठा के लिए, कि उसको एक अलग ही प्रतिष्ठा मिले, यानी कि उसका एक अलग ही उसमें सोसाइटी में उसका नाम हो। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर क्या है, उनका क्या होता है लिमिटेड एडिशन होता है, उनकी सप्लाई लिमिटेड रखते हैं, इसलिए अगर आप उनको कितना भी प्राइस हाई दे दो वो एकदम से उसकी सप्लाई इंक्रीज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मोनालिसा की पेंटिंग होती है, ठीक है, मोनालिसा की पेंटिंग कहते हैं। अब मोनालिसा तो है नहीं अब, ठीक है, उनकी डेथ हो गई। अब फिर से आप ये बोलो कि नहीं मेरे को, मैं तुम्हें कितना ही प्राइस दे दूंगा, मुझे मोनालिसा की पेंटिंग ही बनवा कर दो, तो ऐसा नहीं हो सकता ना, क्योंकि उनकी तो अब डेथ हो चुकी है। वो एंटीक आइटम उन्होंने बनाई थी, एक फेमस चीज़ बनाई थी उन्होंने, तो वो एक लिमिटेड एडिशन था उसका, तो उनकी डेथ हो गई। उनके बाद अब वो वाली पेंटिंग हम चाहे आप कितना भी प्राइस दे दो, आपको वो वाली पेंटिंग्स नहीं मिल सकती। नेक्स्ट है सेलर्स में बी विलिंग टू सेल मोर यूनिट्स ऑफ अ पेरिशेबल कमोडिटी एट अ लोअर प्राइस। पेरिशेबल मतलब कि जो नाशवान वस्तुएं होती हैं। नाशवान वस्तुएं मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो फल हो गए, फल या फ्रूट्स, ठीक है, सब्जियां हो गई। इसमें क्या कह रहे हैं, मान लो अगर आप सोचो नहीं भाई मैं तो जब प्राइस ज़्यादा दोगे तभी दूंगी, सप्लाई करूंगी, इससे क्या होगा कि लोग खरीदेंगे ही नहीं। लोग खरीदेंगे नहीं तो क्या होगा, आपकी सब्जियां ख़राब हो जाएंगी, या फिर फ्रूट्स हैं जो आप जो सेल करते हो वो ख़राब हो जाएंगे। इससे क्या होगा, आपका सारा नुकसान हो जाएगा, कोई लाभ नहीं होगा, सारा प्रॉफिट नहीं होगा, यानी कि लॉस हो जाएगा। सारे जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो भी आपको सेल करना था वो ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए क्या करोगे आप, ज़्यादा सप्लाई कर दोगे। अब इसमें कहते हैं हमारा लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, प्राइस ज़्यादा तो क्वांटिटी ज़्यादा, बट यहाँ पर ये फेल हो जाएगा, प्राइस आपको कम करने पड़ेंगे सप्लाई बढ़ाने के लिए। मतलब आपको अपनी दुकान में से ज़्यादा सामान निकालना है बेचने के लिए, तो आपको प्राइस कम करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको दिख रहा है अगर मैंने प्राइस कम नहीं किए तो मेरा सारा जो सामान है, जो मेरे सारे फल से सब्जियां हैं, वो सब खराब हो जाएंगे। तो आप क्या करोगे, कम कीमतों में ज़्यादा सप्लाई कर दोगे। तो ये हो गई इसकी एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई, दैट इज़ अपवाद।